स्टूडेंट हियर हम लोग ये जो है अभी आपको रिवीजन करवाएंगे एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ्स। ठीक है, एज यू सीन दैट इन सो मेनी सैंपल पेपर्स देयर इज वन क्वेश्चन अबाउट दिस। ठीक है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ्स। खुशी जानवी आप लोग को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके, तो इसमें मैं आपको बच्चों ये बता रहा हूँ, देखिए कि इसमें क्या है, इसको कैसे हम लोग इसको देखते हैं। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ्स, इसमें दो प्रकार के पाथ्स होते हैं, आपका इस पे डिपेंड करके कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे। तो full name of a file or directory or folder consists of path slash primary name dot extension। इसका मतलब क्या बच्चों कि जब हमारा कोई भी फाइल हम देखते हैं, मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये कोई फाइल है, मैं इसको देख रहा हूँ, जैसे ये सिनॉप्सिस है, तो मैंने इसको राइट क्लिक करा और इसकी प्रॉपर्टीज देखा, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो पाथ है, आप देख रहे हैं ये वाला पाथ दिखा रहा है कि ये कहाँ पे है, इसी को ये बोल रहा है कि कहाँ पे है, ये पाथ बता रहा है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें कि जैसे कोई फोल्डर है और उसके अंदर अगर कोई फाइल देखनी है, तो जैसे अगर मान लीजिए फोल्डर है, ठीक है, यहाँ पे OTB MCQ फोल्डर मैंने खोला। अब ये देखिए इस फोल्डर के अंदर आप देख रहे हैं 11th IP नाम का फोल्डर, तो 11th IP नाम का फोल्डर मैंने खोला, तो इसके अंदर आप देख रहे हैं ये पाथ हमारा बता रहा है। तो अब ये फाइल, और जब इसके अंदर ये फाइल मैं ओपन करूंगा तो ये फाइल और उसका एक्सटेंशन यहाँ पे बताएगा। तो इसी चीज के बारे में आपका फाइल, चूंकि फाइल हैंडलिंग में पाथ होता है कि फाइल में पाथ कहाँ पे फाइल सेव है, उसका पाथ क्या है, मतलब उसकी लोकेशन क्या है। तो उसी तरीके से यहाँ बता रहा है कि path is a sequence of directory name which give you the hierarchy to access a particular directory or file name. Let's consider the following directory structure। बोल रहा है कि अगर आपको किसी भी फाइल का पाथ देखना है तो आपको एक जो उसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, मतलब कि जो हायरार्की है उसकी, कौन से फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल है, या किस फोल्डर के अंदर कौन सा फोल्डर है, उसके अंदर कौन सी फाइल है, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अब जैसे ये बता रहा है कि ये रूट फोल्डर है, रूट फोल्डर मतलब ई ड्राइव के अंदर क्या क्या है, तो ई ड्राइव के अंदर से आप देख सकते हैं E:/। तो मैंने अभी आपको दिखाया था कि जैसे मैं अगर अपने कंप्यूटर में, मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ कि अगर मैं जाके इसको माई कंप्यूटर में अपने ओपन करता हूँ, यहाँ देखिए मैं यहाँ पे ई ड्राइव है, जैसे ई ड्राइव ओपन कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे माई कंप्यूटर में ई ड्राइव गया, तो ई ड्राइव के अंदर की ये सारी चीजें दिखा रहा है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी पाथ का मतलब भी आपको बता रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए ई ड्राइव के अंदर कौन कौन से फोल्डर्स हैं, तो इसके अंदर एक प्रोजेक्ट है, दूसरा सेल्स है और तीसरा अकाउंट्स है। ठीक है, फिर प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे proj1 c1.dat ये एक फाइल है, proj2 देखिए ये दोनों फोल्डर हो गया क्योंकि इसके ये तो फाइल है .dat। फिर proj2 के अंदर इतनी सारी फाइल्स हैं और proj1 के अंदर इतनी सारी फाइल्स हैं। उसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्स के अंदर ये दो फाइल्स हैं, मंथली और ईयरली फोल्डर्स हैं, और इसके अंदर ये सारी फाइल्स हैं। उस तरह ईयरली के अंदर दो फाइल्स हैं और फिर ईयरली के अंदर एक फोल्डर भी है जिसको बैकअप रखा गया। तो इस तरीके से ये एक हायरार्की के थ्रू आपको पिक्चर में समझाने की कोशिश किया डायग्राम के थ्रू कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, अब देखिए नाउ द फुल नेम ऑफ डायरेक्टरीज प्रोजेक्ट सेल्स एंड अकाउंट्स। क्या बोल रहा है कि जो डायरेक्टरीज है, मतलब जो फोल्डर है, उसका नाम क्या है, प्रोजेक्ट है, सेल्स है और अकाउंट्स है। तो इसमें E:/प्रोजेक्ट या E:/सेल्स या E:/अकाउंट्स रिस्पेक्टिवली इसको हम ऐसे कर सकते हैं। सो फॉर्मेट ऑफ द पाथ कैन बी गिवन एज ड्राइव लेटर। ड्राइव लेटर का मतलब जैसे ई ड्राइव है, डी ड्राइव है, सब ये सारी ड्राइव्स का नाम हम यहाँ देते हैं, कोलन लगाते हैं, स्लैश लगाते हैं, फिर डायरेक्टरी इस तरीके से। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बोलूँ सी फोल्डर में, अगर मैं सी फोल्डर में यहाँ पे कोलन लगा दूं, ठीक है बच्चों, और स्लैश लगा दूं, और इसमें मान लीजिए मैं के नाम का एक फोल्डर बना दूं, के नाम के फोल्डर के अंदर फिर स्लैश में एक जे नाम का फोल्डर बना दूं, जे नाम के फोल्डर के अंदर स्लैश आगे मैंने a.txt फाइल है, ये यहाँ पे a.txt क्या है, इसका एक्सटेंशन है, यानी कि ये नोटपैड वाली फाइल है, टेक्स्ट फाइल है। तो इस तरीके से ये फाइल पहले जे फोल्डर में डायरेक्टरी में, फिर के डायरेक्टरी में, जो कि सी ड्राइव में है। इतना आपको क्लियर हो गया बच्चों, है ना? यस। अच्छा, अब आगे चलते हैं। देखिए अब इसमें क्या बता रहा है कि where first backslash refers to the root directory and others separated directory name from the previous ones। इसका मतलब कि जो पहला स्लैश है वो जिसके आगे कोलन के आगे जो लगा हुआ है, ये रूट डायरेक्टरी को बता रहा है, और उसके बाद जो है वो उसके फर्दर अंदर जो और भी डायरेक्टरीज हैं उनको बता रहा है।
इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद बताया नाउ द डायरेक्टरी बैकअप्स पाथ्स विल बी e://sales/yearly/backup। इसका मतलब ई ड्राइव में सेल्स नाम का फोल्डर है, सेल्स के अंदर ईयरली नाम का फोल्डर है और ईयरली के अंदर बैकअप है। इसका मतलब देखिए यहाँ पे आपको डिस्क्राइब भी करेगा, ठीक है। एक मिनट, एज टू रीच बैकअप द सीक्वेंस वन हैज टू फॉलो इज अंडर ड्राइव ई अंडर रूट डायरेक्टरी फाइल स्लैश अंडर सेल्स सब डायरेक्टरी ऑफ रूट। ठीक है, मतलब बता रहा है कि ई ड्राइव के अंदर सेल्स डायरेक्टरी है, अंडर ईयरली सब डायरेक्टरी उसके अंदर ईयरली है, ऑफ सेल्स देयर लाइज अ बैकअप डायरेक्टरी उसके अंदर एक बैकअप डायरेक्टरी है। क्योंकि सभी जो है डायरेक्टरीज हैं, मतलब फोल्डर का नाम है। सिमिलरली फुल नेम ऑफ 1.vvp फाइल अंडर पोस्ट टू सब डायरेक्टरी विल बी, तो बोला 1.vvp अगर कोई फाइल है, देखिए एक्सटेंशन लगा दिया तो फाइल हो गई, वो पोस्ट टू नाम की डायरेक्टरी के अंदर, जो कि प्रोजेक्ट नाम की डायरेक्टरी के अंदर, जो कि ई ड्राइव में है, यानी कि ये रूट डायरेक्टरी है, ठीक है। तो द फुल नेम ऑफ ए फाइल और ए डायरेक्टरी इज आल्सो कॉल्ड पाथ नेम। जो आपका फुल, जो आपका नाम है, वो आपका पाथ नेम ही उसको बोल रहे हैं। इसके आगे आते हैं। Now see there are two files with the same name, cache.act, under one under account directory and another under history directory. But according to the Windows rule of no two files can have the same name or path names. Both these files have the same name, but their path names differ. Therefore, these can exist on the system. Therefore, cache.act each path will be this and cache.act path will be this. दोनों जो है फाइल जो आपकी एग्जिस्ट करेंगी। तो ये आपको पता ही है बच्चों कि अगर हमारी एक ही नाम की दो फाइल होती है तो दोनों एक ही जगह पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती। बोलता है ना कि फाइल ऑलरेडी अवेलेबल, तो आपका नाम बदलना होता है। तो उस केस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको दोनों अलग अलग स्पेस पर रखते हैं। तो ये देखिए ई ड्राइव में अकाउंट नाम के फोल्डर के अंदर cache.act है और दूसरा ई में अकाउंट के अंदर हिस्ट्री फोल्डर है, उसके अंदर cache.act है, इसलिए बनने दे रहा है। ठीक है, तो दोनों का पाथ अलग अलग हो गया, इस कारण से वो बनने दे रहा है, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं कर पाता एक ही जगह पे। इतना क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए। यस सर। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द एब्सोल्यूट पाथ आर फ्रॉम द topmost level of the directory structure. The relative path are relative to the current working directory denoted as dot, while its parent directory is denoted with the two dots। मतलब बोल रहा है कि अगर आपका कोई एब्सोल्यूट पाथ, मतलब एक्यूरेट पाथ अगर आपको दिखाना होगा तो आप इस तरीके से दिखाएंगे, जहां पे कि रूट डायरेक्टरी से वो फोल्डर कैसे कैसे अंदर गया और वो फाइल कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। जैसे कि ई यहाँ पे जैसे बता रहा है फुल कि ई फोल्डर के अंदर अकाउंट्स नाम की डायरेक्टरी है, उसके अंदर cache.act आपका फाइल नेम है। उसी तरीके से यहाँ पे बता रहा है ई ड्राइव के अंदर अकाउंट्स नाम का एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर हिस्ट्री नाम की डायरेक्टरी है, उसके अंदर cache.act नाम का फाइल है। ठीक है, तो ये चीज बता रहा है। अब बता रहा है कि ये जो है आपका क्या है, एब्सोल्यूट पाथ बताते हैं इसको। लेकिन जब रिलेटिव पाथ की बात करते हैं तो रिलेटिव मतलब कि आपका ये पता होता है कि आप कहाँ पे हैं और उसको हम डिनोट करते हैं डॉट से। तो ये होता है करंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब जिस डायरेक्टरी में आप हैं उसी में अगर आपको बताना है तो ये डॉट लगा दीजिए बस। और अगर उसके ऊपर वाले फोल्डर्स ले आना है, यानी कि पेरेंट डायरेक्टरी जो है, तो उससे डबल डॉट लगा के डिनोट करेंगे, तो क्या जाता है, ये आपका रिलेटिव पाथ हो जाता है। अब देखिए रिलेटिव पाथ के बारे में क्या है यहाँ पे दिया हुआ, इसमें दिया हुआ है रिलेटिव पाथ नेम मेंशंस द पाथ्स रिलेटिव टू द करंट डायरेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, रिलेटिव मतलब जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है जिसमें आप काम कर रहे हैं उसी में ही जाना जाएगा। लेट अस assume that current working directory now is says pros2, the symbol is one dot। तो बोल रहा है कि जैसे कि मान लीजिए आप pros2 डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं तो आप बस डॉट लगाइए और आप उसके आगे फाइल नेम लिख देंगे, तो ये होगा कि आप करंट डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं। एंड टू डॉट्स कैन बी यूज्ड नाउ रिलेटिव पाथ्स एंड पाथ नेम्स। द सिंबल डॉट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ करंट डायरेक्टरी एंड डिनोट द पेरेंट डायरेक्टरी। इसका मतलब कि डॉट जो है ये आपको बता रहा है कि आप करंट कहाँ पे हैं और उसी करंट में ये फाइल है, ये बता रहा है। और दो डॉट बता रहा है कि आपकी पेरेंट डायरेक्टरी कौन सी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है सो विथ पोस्ट टू करंट वर्किंग फोल्डर पाथ नेम ऑफ 2.doc विल बी .2.doc। इसका मतलब कि आप प्रोज डायरेक्टरी में ही काम कर रहे हैं, प्रोज 2 में,
और उसी में ही बोल रहा है आपने डॉट टू डॉट यूज लेगा रिलेटिव पाथ है, मतलब ये आपको पता है कि आप प्रोज टू में है, बस आपने डॉट लगा दिया। अगर आपको पता नहीं होता तो आप पूरा वहां पे ड्राइव से लेके आते और ई कोलन ये सब लिखते तो आपका पूरा एब्सोल्यूट पाथ हो जाता। which means under the current working folder there is a file 2.pas, similarly path name of the file cl.dat will be cl.dat। ठीक है, अब इसका मतलब कि बोल रहा है कि आप जिस फोल्डर में हैं वहां पे 2.pas नाम का जो आपने लिखा है, सिमिलरली पाथ नेम ऑफ cl.dat will be डॉट डॉट, यहाँ दो डॉट लगा दिया, इसका मतलब उसके पेरेंट फोल्डर में है ये। which means under the parent folder of current folder, समझ में आ रहा है आपको? ये जो फोल्डर की बात कर रहे थे उसके पेरेंट फोल्डर, मतलब वो जिस फोल्डर में है वो ऑलरेडी वो फोल्डर, उसमें ये cl.dat एग्जिस्ट कर रहा है। there lies a file cl.dat, similarly path name for report.prg will be डॉट डॉट proj1.report.prg। ठीक है? यस सर। अब आगे चलते हैं। दैट इज प्रोजेक्ट, हाँ सर प्रोजेक्ट का पूछना था। हाँ प्रोजेक्ट पूछिए। सर समझ ही नहीं आ रहा कैसे बनाए, उसमें सिनॉप्सिस देनी है, कैसे वो दें? सिनॉप्सिस का सैंपल मैंने आज भेजा है ना, देखा आपने? नो सर नहीं देखे, देख लेंगे। आज देखिए, सुनिए मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने आज ग्रुप में सिनॉप्सिस का सैंपल एक भेजा हुआ है, ठीक है? तो उस सिनॉप्सिस के सैंपल में लिखा हुआ है कि जैसे मैंने आपको बताया था प्रोजेक्ट के बारे में, आप ये समझ लीजिए प्रोजेक्ट के बारे में ये था कि जैसे मान लीजिए ये हमारा एक स्क्रीन है और इस पे हमारा पाइथन का प्रोग्राम रन करेगा, ठीक है? अब पाइथन का प्रोग्राम इस पे रन करेगा और ये वाला जो है हमारा ये बैकएंड है जिसपे MySQL चलेगा। अब इस MySQL में जो है ये MySQL का एक डेटाबेस नेम होगा जिसको मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो ये डेटाबेस नेम है ना? और इसके अंदर जो है कई सारे टेबल्स बने होते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये एक सॉफ्टवेयर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, तो आपको पता है कि इसमें स्टूडेंट टेबल बना होगा और टीचर टेबल बना होगा या जो भी टेबल बने होंगे, है ना? तो इसमें इंटर रिलेटेड, हाँ, तो ये सब ये बने होंगे, तो ये दोनों आपस में लिंक होगा। तो इसमें फीचर्स क्या क्या होंगे? जिसमें होगा स्टूडेंट रिकॉर्ड एंट्री। जो हम ये एक बैक एंड होता है, एक फ्रंट एंड होता है, जो फ्रंट एंड पे चीजें होंगी वही हम कवर अप करेंगे इस सिनॉप्सिस में। हाँ, ओवरऑल पूरा नहीं, आप चाहें तो ओवरऑल पूरा बता सकते हैं। जैसे मैंने सैंपल जो भेजा है उसमें ओवरऑल पूरा सिनॉप्सिस बताया हुआ है, आप उसको अच्छी तरह से स्टडी करिए और उसके बेस पे अपना सिनॉप्सिस तैयार करिए, फिर आप हमको लाके दिखा दीजिए कल, अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होगी तो मैं करवा दूंगा। सर पूरा प्रिंटेड ही रहेगा ना? हाँ, लेकिन आप पहले हाथ से लिख लीजिएगा क्योंकि ज्यादा बड़ा है नहीं, 2-3 पेज का सिनॉप्सिस रहेगा, क्योंकि कोड और प्रोग्राम तो उसमें रहेगा नहीं कुछ अभी, ठीक है? तो आप एक दो पेज में उसको लिख लीजिए हेडिंग के साथ, और उसमें जो भी देखिए, इसीलिए मैंने सैंपल भेजा, उसमें पूरा चीज लिखा हुआ है कैसे कैसे लिखना है आपको, बस उसको फॉलो करिए, जो भी उसको अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है? तो सर ये जो हम लोग का सिनॉप्सिस रहेगा इसी के बेसिस पे टर्म 2 का जो रहेगा प्रोजेक्ट वो बनेगा? हाँ, यही होगा, उसी के बेसिस पे टर्म 2 का प्रोजेक्ट। जैसे आपने दे दिया कि हम स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाने वाले और हमारे प्रोजेक्ट में ये सारे फीचर्स रहेंगे और हमारे MySQL का डेटाबेस का नाम ये रहेगा और इतने टेबल्स रहेंगे, तो कोशिश करेंगे कि टर्म 2 में वही वाला प्रोजेक्ट बने, ठीक है? और अगर किसी केस के काम में अगर नहीं बन पाता है या आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है? ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप लोग, हाँ ये अच्छा, ये आप लोग समझ में रिलेटिव एब्सोल्यूट पाथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे एक क्वेश्चन हमेशा आ रहा है, आप देखिएगा, ठीक है? जितने भी अभी मैं हाँ एक मैं सैंपल पेपर का सोल्यूशन आज भेजा हूँ, उम्मीद है कि आप लोग लगाए होंगे, अगर नहीं लगाए होंगे तो फिर हम हाँ आज मैं एक नया सैंपल पेपर भेजूंगा इस क्लास के बाद, ठीक है? ओके सर। अब देखिए बाइनरी फाइल क्या होती है, वर्किंग विद बाइनरी फाइल्स। तो बच्चों जैसे आपको पता है कि अभी हम लोग का एक्स्ट्रा क्लास चल रहा है क्लास में भी, और जो कि आपको पता है कि हम लोग आफ्टर द स्कूल आवर्स इसको कर रहे हैं, मतलब अगर हमारी छुट्टी जो हो रही है उसके बाद मैं इसको क्लास को लेता हूँ, ठीक है? तो इस क्लास में मैंने टेक्स्ट फाइल्स को पूरा कवर कर दिया है, तो आज के क्लास में मैं इसको वर्किंग विद बाइनरी फाइल्स कर रहा हूँ। तो उसमें टिल नाउ यू हैव लर्न टू राइट लाइन्स or string in the list of files. Sometimes you may need to write and non-simple object like dictionary, tuple, list or nested list, and for the fourth on to the files. मतलब बोल रहा है कि अगर से नॉर्मली तो हम लोग कोई भी चीज लिखते हैं तो उसको टेक्स्ट या लाइंस या आप स्ट्रिंग बोल सकते हैं, उसमें हम लिखते हैं। ये कभी कभी हमें जरूरत होती है जो कि सिंपल हमें पाइथन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक डिक्शनरी, टपल्स, लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट, इस टाइप की चीजें इसमें फाइल्स में लिखने की जरूरत पड़ती है। Since object has some structure or hierarchy associated, it is important that
they are stored in a way that their structure hierarchy is maintained. तो बता रहा है कि अगर हम इस तरीके की चीजें लिखते हैं जब, तो उसमें हम पूरा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एक स्ट्रक्चर या हायरार्की मेंटेन करता है, तो उसको हम लाइन या लिस्ट वाइज दे सकते हैं। उसको मेंटेन करने के लिए हमें दूसरा तरीका देखना पड़ता है। फॉर दिस पर्पस ऑब्जेक्ट आर ऑफन serialized and stored in the binary file। अब वो तरीका क्या है कि हम उन ऑब्जेक्ट्स को बाइनरी फाइल में स्टोर करें, न कि टेक्स्ट फाइल में। इतना क्लियर हुआ बच्चों? बताइए। यस सर। तो इस प्रोसेस को क्या करते हैं, देखिए अब इस प्रोसेस में क्या है कि हमारा जो है इसको बोलते हैं सीरियलाइजेशन। सीरियलाइजेशन का मतलब होता है आल्सो कॉल्ड पिकलिंग, is the process of converting Python object hierarchy into the byte stream so that it can be written into the files। मतलब कि सीरियलाइजेशन, इसको कि कॉमनली हम लोग भाषा में पिकलिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज पाइथन में लिखते हैं उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके उसको उस पाइथन ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करके बाइट में बदला जाता है और उसके हायरार्की को मेंटेन किया जाता है और फिर उसको फाइल में लिखा जाता है। तो पिकलिंग कन्वर्ट्स एन ऑब्जेक्ट in a bytes stream in such a way that is the reconstructed in original form whether unpickled or deserialized। इसका मतलब कि हम जो पाइथन में जो चीज लिखते हैं उस चीज को, उसके जो भी हम चीज लिखते हैं उसके ऑब्जेक्ट को जब हम उसको बाइट में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम पिकलिंग बोलते हैं। और ये ध्यान रखा जाता है कि उसकी हायरार्की मेंटेन रहे, क्योंकि जब हम उसको वापस से खोलते हैं यानी इसको डिसरियलाइज बोलते हैं या अनपिकलिंग बोलते हैं। डिसरियलाइजेशन या अनपिकलिंग के दौरान उसकी जो हायरार्की वो मेंटेन रहे और वो ओरिजिनल फॉर्म में अपने आ जाए। ठीक है, ये समझ में आ गया? अब देखिए ओके, अब देखिए अनपिकलिंग इज द इनवर्स ऑफ पिकलिंग, यानी कि उल्टा प्रोसेस है पिकलिंग का। वेयर ए बाइट स्ट्रीम इज कन्वर्टेड इनटू एन ऑब्जेक्ट हायरार्की, जिसमें कि जो बाइट हमारा जो रहता है वो हमारा किसमें बन जाता है, ऑब्जेक्ट में बदल जाता है। अनपिकलिंग प्रोसेस प्रोड्यूसेस द एक्स्ट्रा रेप्लिका ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, जो हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था वही जो है वापस से हमारा आ जाता है, यानी कि उल्टा प्रोसेस हो जाता है। इसके बाद है पाइथन प्रोवाइड्स द पिकल मॉड्यूल टू अचीव दिस। पाइथन में एक पिकल मॉड्यूल जिसको आप जानते हैं इंपोर्ट पिकल हम करते हैं। एज पर पाइथन डॉक्यूमेंटेशन द पिकल मॉड्यूल implements a fundamental but powerful algorithm for serialization and deserialization in the Python object structure। In this section you shall learn to use pickle module for reading writing objects in the binary file। तो जब भी हमें बाइनरी फाइल्स में रीडिंग और राइटिंग करने की जरूरत होती है तो हमको पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसमें कि सारा प्रोसेस है सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन का। तो हम इसको प्रोसेस करते हैं। इन ऑर्डर टू वर्क विद द पिकल मॉड्यूल यू मस्ट फर्स्ट इंपोर्ट इट इन योर प्रोग्राम एंड यूजिंग द इंपोर्ट स्टेटमेंट। तो आपको सबसे पहले इंपोर्ट पिकल लिखना पड़ता है। ये सारा आप लोग कर ही चुके हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। यस सर। हाँ, अब आगे चलते हैं। इसमें देखते हैं एंड देन यू मे यूज द डंप एंड लोड मेथड्स। ठीक है, तो आपको मालूम है कि उसमें रीड राइट के लिए हम लोग रीड और राइट मेथड यूज करते थे। ठीक है, टेक्स्ट में इसमें डंप एंड लोड मेथड हम लोग यूज करते हैं। और द पिकल मॉड्यूल टू राइट एंड रीड, तो जब रीड करना होता है तो लोड कर देते हैं और जब राइट करना होता है तो डंप कर देते हैं फ्रॉम एन ओपन बाइनरी फाइल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद द बाइनरी फाइल इज सिमिलर टू एज you have been doing so far with the little difference that you work with the pickle module in the binary file। मतलब बोला process of working with binary file is similar to as you have been doing so far and little different that you work in the pickle module। तो इसमें सब कुछ सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जैसे import pickle module से आप पहले आप करेंगे, फिर सेकंड प्रोसेस है ओपन बाइनरी फाइल इन द रिक्वायर्ड फाइल मॉड्यूल मोड, यानी कि रीड मोड और राइट मोड, जो तो आप पहले भी कर रहे थे जो टेक्स्ट फाइल था। उसके बाद है प्रोसेस बाइनरी फाइल बाय राइटिंग रीडिंग ऑब्जेक्ट यूजिंग द पिकल मॉड्यूल मेथड। उसके बाद रीडिंग राइटिंग का प्रोसेस करेंगे, यानी कि पहले इंपोर्ट करेंगे, दूसरा फिर ओपन करेंगे रीडर राइट मोड में, उसका फिर उस प्रोसेस को अप्लाई करेंगे रीडिंग राइटिंग को, फिर वन डन क्लोज द फाइल। तो जैसा कि टेक्स्ट फाइल में आप कर रहे थे एकदम सेम होगा, बस क्या होगा इसमें तो आपका पिकल के थ्रू होगा। क्लियर? ओके, अब इसके बाद चलते हैं आगे क्रिएटिंग और ओपनिंग एंड क्लोजिंग बाइनरी फाइल। तो जैसे हम लोग टेक्स्ट फाइल का प्रोसेस सीखे थे बस ये भी है। ए बाइनरी फाइल इज ओपन इन द सेम वे एज यू ओपन एनी अदर फाइल। तो बाइनरी फाइल क्या होती है, जैसे आप और भी कोई फाइल जो सेक्शन आप पीछे पढ़ चुके हैं उसमें किए थे वैसे ही ये भी है, बट मेक श्योर दे यूज बी फॉर बाइनरी। जैसे आपने राइट के लिए W किया था, यहाँ पे WB कर देंगे विद द फाइल मोड टू ओपन द बाइनरी फाइल।
तो यहाँ पे जैसे क्या लिखा, डी फाइल इक्वल टू ओपन stu.dat.wb, इसका मतलब ये बाइनरी फाइल होगी राइट मोड में, और उसका जो फाइल हैंडल होगा वो डी फाइल होगा। ठीक है, उसी तरीके से ये रीड मोड में उसका फाइल हैंडल क्या होगा, file1 नाम से होगा। तो दोनों ही आप पीछे टेक्स्ट फाइल में भी कर चुके हैं, तो आपको ये पता ही है। इसके बाद आगे चलते हैं। देयर आर टू सिमिलर फंक्शंस, डंप एंड लोड्स ऑफ पिकल मॉड्यूल, but serialize and deserialize object in strings form, while load and dump serialize objects for an open binary file. But as syllabus, we shall only cover load and dump function in this chapter. मतलब बोल रहा है कि ऐसे तो हमारा जो है जो दो फंक्शन है dumps and loads of the pickle module, but this serialized object is string form, while load and dump serialized object फॉर एन ओपनिंग बाइनरी फाइल। तो बोल रहा है कि इसमें ये दो भी हैं, लेकिन जो सिलेबस में है हमारा लोड एंड डंप, केवल हम उसी को कवर करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब यहाँ देखिए, लाइक टेक्स्ट फाइल, ए बाइनरी फाइल विल गेट क्रिएटेड व्हेन ओपन इन एन आउटपुट फाइल मोड एंड इट डज नॉट एग्जिस्ट ऑलरेडी। तो बोल रहा है कि जैसे टेक्स्ट फाइल थी, अगर हमारी फाइल नहीं है तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो वो ओपन जो है क्रिएट हो जाएगी। दैट इज फॉर द फाइल मोड w plus a plus the file will be created if it does not exist already, but if the file exists already, then the file modes w and w plus will override the files and the file mode a will remain the contents of the file। मतलब बता रहा है कि जैसे टेक्स्ट फाइल में जो हमारा रूल था कि जब हम राइट मोड में ओपन कर रहे थे, अगर फाइल नहीं है तो फाइल बना दे रहा था, यानी कि फिर नई फाइल बन जाती थी। अगर फाइल है तो उसमें वो ओवरराइट कर दे रहा था। और अगर हमने ए मोड यूज किया यानी अपेंड मोड, तो नया फाइल नहीं बनेगा, जो पुरानी फाइल है उसमें जो लास्ट चीज लिखी गई उसके आगे जोड़ता था, वही अपेंड मोड है। तो वही यहाँ पे भी बाइनरी फाइल में भी अप्लाइड होगा। एंड ओपन बाइनरी फाइल इज क्लोज इन द सेम मैनर एज यू क्लोज एनी अदर फाइल। तो जैसे आप पहले कोई भी फाइल क्लोज कर रहे थे फाइल हैंडल डॉट क्लोज करके, उसी तरीके से आप बाइनरी फाइल को भी क्लोज करेंगे। ठीक है, तो लेट अस नाउ लर्न टू वर्क विद द पिकल मॉड्यूल मेथड टू रीड एंड राइट इनटू बाइनरी फाइल्स। तो अब हम लोग सीखते हैं कि हम रीड और राइट कैसे करेंगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। इफ यू आर ओपनिंग ए बाइनरी फाइल इन द रीड मोड, देन द फाइल मस्ट एग्जिस्ट, अदरवाइज एन एक्सेप्शन इज रेज्ड। मतलब वो तो पहले वाले में भी था बच्चों, टेक्स्ट फाइल में भी था। अगर हम रीड मोड में फाइल ओपन कर रहे हैं और फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो वहां पे एरर प्रोड्यूस हो जाता था। वही चीज बोल रहे हैं यहाँ पे भी, अगर बाइनरी फाइल में भी है और अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो वहां पे एरर आ जाएगा। ऑल्सो इज एन एग्जिस्टिंग फाइल when the last record is reached and end of the file of is reached, it does not handle the properly, it may raise error exceptions। इसका मतलब कि अगर आपने पूरी फाइल पढ़ लिया और लास्ट में पहुंच चुके हैं और उसके बाद कोई भी एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं है तो वहां पे एरर आ जाएगा। Thus, it is important to handle exceptions while opening the file and reading. For this purpose, it is advised to open a file in the read mode, either by in try and except block using the with statement। तो इस तरह के एरर को हैंडल करने के लिए आप ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक्स को यूज करिए, जिससे कि विथ स्टेटमेंट के साथ, जिससे कि एरर इस तरीके के एरर ना आए। ठीक है, इसके बाद हम हाँ, इसके बाद यहाँ पे आते हैं। We shall talk about both these methods, reading inside a try and except blocks and using with statement। ठीक है, अब writing onto a binary file, that is pickling। अब हम कैसे राइट करते हैं, तो राइट में आपको यहाँ बता दिए pickle.dump, इसको लिखते हैं। फिर ऑब्जेक्ट टू बी रिटन, जो ऑब्जेक्ट में डाटा होता है उस ऑब्जेक्ट का नाम और फाइल हैंडल का नाम। जैसे एग्जांपल यहाँ पे इंपोर्ट पिकल तो लिखना ही पड़ेगा, आपको पता ही है। तो इंपोर्ट पिकल लिखने के बाद पिकल डॉट डंप करेंगे और उसके बाद लिस्ट वन मतलब क्या, जो डेटा है। जैसे मैंने आपको बताया कि लिस्ट, डिक्शनरी, इस तरीके डेटा को हम राइट कर रहे हैं। और उसके बाद फाइल हैंडल का नाम। याद आ रहा है बच्चों, बताइए जानवी खुशी? यस सर। अच्छा चलिए ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे बता रहा है कि इसने क्या किया। इन द सेम वे यू मे राइट directories, tuples, or any other Python objects in the binary file using the dump function. For instance, write directory name student1 in the file, open the file handle file2। तो बोला कि student1 नाम का कोई भी एक डिक्शनरी है, या student1 नाम का कोई डिक्शनरी है जिसको कि file2 नाम का फाइल हैंडल है जिसमें कि राइट करना है। तो pickle.dump student1 नाम की डिक्शनरी और file2 उसका क्या है, फाइल हैंडल है।
उससे हम लिख देंगे तो ये फाइल जो है फाइल टू हैंडल जो फाइल खुली हुई है उसमें जाके राइट हो जाएगी। अब उसका एक एग्जांपल देखिए खुशी, उसके बाद क्लोज करेंगे इसको। तो इसमें एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है देखिए, इंपोर्ट पिकल सबसे पहले कर लिए सब, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, डिक्शनरी बना लिए, तो EMP2 EMP1 EMP2 EMP3 EMP4 नाम की डिक्शनरीज यहाँ पे बन गई है, ठीक है, दिख रहा है सबको? यस सर। ओके, इसके बाद देखिए, अब फाइल जब हमने अभी केवल इंपोर्ट पिकल किया है और डिक्शनरी बनाई है, अभी डिक्शनरी को राइट करना है। तो डिक्शनरी को राइट करना है तो कैसे होगा, तो उसके बाद हमें एक फाइल हैंडल बनाना होगा। फाइल हैंडल में EMP फाइल नाम का फाइल हैंडल बनाया, उसको ओपन मेथड के साथ यूज किया, फाइल का नाम लिखा EMP.dat और WB मैंने राइटिंग बाइनरी मोड में ओपन कर लिया। अब आपको डंप करना है तो एक एक करके डिक्शनरी को डालना होगा, मालूम ना। तो पिकल डाल डंप करेंगे और उसके बाद क्या डालेंगे, EMP1 जो इम्प्लाई1 नाम की डिक्शनरी थी, और EMP फाइल यानी क्या होगा, ये फाइल हैंडल का नाम है, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। उसी तरीके से यस सर। 1 2 3 4 करके सब डाल देंगे। उसके बाद फिर लिख देंगे प्रिंट सक्सेसफुली रिटर्न टू डिक्शनरी, रिटर्न 4 डिक्शनरीज और EMP फाइल डॉट क्लोज कर दिया। हमारी फाइल में सारा डिक्शनरी में जो सारी डिक्शनरीज थी हमारी फाइल में राइट हो गई। फिर आप फाइल को ओपन करेंगे तो इस टाइप का खुलेगा, क्योंकि ये फाइल जो है बाइनरी मोड में इसलिए रीडेबल नहीं रहेगी। लिखा है द अबव प्रोग्राम विल क्रिएट ए फाइल नेमली EMP.dat in your programs folder, and if you are trying to open and the created file with an editor such as Notepad, it will show you some garbage values as shown below because binary files are not इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। इसीलिए देखिए टेक्स्ट फाइल जब आप लिखते हैं तो वो आप रीड कर पाते हैं, लेकिन जब बाइनरी फाइल लिखेंगे तो आपको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में न होने के कारण कुछ वैल्यू दिखेगी, लेकिन आप उसको एग्जैक्टली नहीं समझ पाएंगे, गार्बेज वैल्यू टाइप करेगी। जैसे आप देख रहे हैं इसमें कुछ आप पढ़ पा रहे हैं लेकिन सब कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इसी टाइप का फॉर्मेट रहेगा। इतना समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब देखिए इसके आगे बच्चों एक मैं आपको व्हाइल लूप से भी आपको ये प्रोग्राम और समझा दे रहा हूँ, इसको आप देख लीजिए। इसमें आप देखिए बच्चों क्या किया, सबसे पहले इंपोर्ट पिकल लिखना जरूरी है। इसके बाद स्टू नाम का एक ब्लैंक डिक्शनरी हम लोगों ने बना लिया, डिक्शनरी। इसके बाद stु फाइल नाम का फाइल हैंडल है और ओपन है। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? हाँ, ओपन है, stu.dat और WB कर लिया, यानी stु फाइल नाम का हमने क्या बना लिया, एक फाइल हैंडल बना लिया। अब आपको पता है कि सीधे सीधे डंप करते हैं, लेकिन अभी डिक्शनरी में कोई वैल्यू नहीं आई है, तो जैसे हम लोग नॉर्मल डिक्शनरी में ले रहे थे तो ऊपर हमने डिक्शनरी बना लिया था ऊपर वाले प्रोग्राम में, लेकिन यहाँ क्या करेगा, इस प्रोग्राम में यूजर से लेके वैल्यू तब डिक्शनरी बनाएगा। तो इसके लिए क्या कर रहा है, पहले लिख लिया, देखिए गेट डाटा टू राइट ऑन टू ए फाइल। तो डाटा गेट करने के लिए आंसर में एक नाम का वेरिएबल लिया जिसमें y अपने आप पहले से स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है। अब वाइल लूप लगा दिया और शुरुआत में ही इसकी वैल्यू y डाल दी है, यानी कि जब तक ये y रहेगा तब तक चलेगा। तो ये इस शुरुआत में चूंकि y वैल्यू थी तो ये पहली बार में तो इंटर कर जाएगा, लेकिन फिर अंदर यूजर से मांग के जब यूजर नो करेगा तो ये रुक जाएगा। इतना समझ में आ रहा है जानवी? यस सर। ठीक है, अब इसमें हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब इसके बाद क्या होगा, फिर अब रोल नंबर, अब देखिए इनपुट ले लिए यानी यूजर्स ले लिए, इंटर रोल नंबर, ये इंटीजर में कन्वर्ट होगा और रोल नंबर जाके स्टोर हो जाएगा। इसके बाद इंटर नेम, फिर ये नाम इंटर होगा और नेम में आके स्टोर हो जाएगा। फिर इंटर मार्क्स, फिर ये मार्क्स में इंटर होगा, आ जाएगा। इस तरीके से क्या हुआ, 3 वैल्यूज हमको मिल गई। अब ये क्या करेंगे कि हम लोग इसको stु रोल नंबर यानी ऐड रीड डाटा इनटू डिक्शनरी, तो हमें डिक्शनरी बनानी है बच्चों, तो हमें क्या करना है, stु नाम की हमने डिक्शनरी ऊपर बना के रखे हैं हम लोग। तो ये रोल नंबर इसका की है और ये इसका रोल नंबर, जो वैल्यू हमें यूजर से मिली है वो इसका वैल्यू है, ठीक है। तो ये वैल्यू इस की पे लगा दे रहे हैं। उसी तरह stु नाम की डिक्शनरी में नेम की है और stु नाम की डिक्शनरी में मार्क्स की है, और ये मार्क्स की जो वैल्यूज हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये वेरिएबल नेम में, ये वेरिएबल नेम में जो यूजर इंटर किया वैल्यू वो आएगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि पहली बार जो चलेगा ये वैल्यू इंटर होगी, उसके बाद फिर ये तीनों वैल्यू इसमें पहुंच जाएंगी। और उसके बाद यूज किया देखिए पिकल डॉट डैम, और इसमें दे दिया है stु यानी कि इसका नाम है, डिक्शनरी का नाम है, और stु फाइल क्या है, फाइल हैंडल, फाइल हैंडल है। तो ये आपका राइट हो जाएगा। राइट होने के मतलब ये वाला ये डेटा चला गया। अब फिर देखेगा, लिखेगा इनपुट वांट टू इंटर मोर डाटा यस और नो, तो ये देखिए यस और नो इंटर किए। अगर इसमें आप यूजर वाई इंटर कर देगा तो आंसर वाई इसको मिल जाएगा, और ये देखिए आंसर ये वाई से वाई मैच कर जाएगा, जिस कारण से ये दोबारा डेटा मांगेगा, जो यहाँ पे दोबारा मांग रहा है। और ऐसे ही अगर यूजर ने वाई के अलावा कुछ भी इंटर कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा, ठीक है, नहीं जाएगा। तो यानी कि अगर एक जितना भी डाटा यूजर देगा इसकी वजह से जाएगा। और यहाँ आपको बच्चों आउटपुट भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये ऐसा रन कराने पे ऐसा दिखेगा, ठीक है। यस सर। हाँ, तो इस तरीके से दिखेगा। और इसके बाद क्या हो सकता है, वाइल लूप के पैरेलल में ध्यान दीजिएगा, जो वाइल लूप जब खत्म होगा तो वाइल लूप के पैरेलल में stु फाइल डॉट क्लोज करना जरूरी है, तो हमारा फाइल जो है
क्लोज हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो ये अभी आया कुछ समझ में, ये आ रहा था आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो आप लोग बच्चों, जानवी और खुशी, आप लोग ये क्या है, ये सारे प्रोग्राम जो है इसके आगे आपको समझ में आएंगे। बस इसको अपेंड मोड में देखिए, ये भी कर दिया है, नहीं अपेंड बाइनरी कर दिया है, तो वही पुराना जो फाइल है, तो पुरानी वाली फाइल को क्लोज करने के बाद उसको अपेंड मोड में कर देंगे, तो क्या क्या ओवरराइट नहीं करेगा, जो जो डेटा इसमें ऑलरेडी इंटर था उसके आगे जोड़ देगा। तो उसके हाँ, फिर अनपिकलिंग में हमारा रीडिंग के लिए है, यहाँ पे अनपिकलिंग के लिए देखिए कुछ चीजें दिया हुआ है, और अनपिकलिंग का जो है हमारे पास ये क्या कहते हैं प्रोग्राम भी दिया हुआ है। बस में एक बात ध्यान देना है जानवी, कि उसमें बताया था जो एक्सेप्शन के लिए जो एरर आता था, कि मतलब कि अगर हमारा फाइल खत्म हो गया है तो उसके आगे भी उसमें कोई डेटा ही नहीं मिलता, तो आपका एरर आ जाएगा, जिससे एक्सेप्शन आ जाएगी, जिससे कि एरर आ जाएगी। उस चीज को रोकने के लिए ट्राई ऑन एक्सेप्ट ब्लॉक का हम यूज करेंगे, तो हमारी अनएक्सपेक्टेड एरर नहीं आएगी। जिसको हम लोग जिसको हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में यूज करेंगे। तब तक आप लोग इसको करिए, और इसके बाद मैं आपको कुछ सैंपल पेपर्स भेजूंगा, जिसको कि आप ट्राई करिएगा। तो आज की क्लास समझ में आई खुशी, जानवी? यस सर। ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिस करिएगा जितना मैं आज पढ़ाया हूँ। तो हम लोग टेक्स्ट फाइल तो पढ़ ही लिए हैं, आप लोग क्लास अगर स्कूल में आएंगे तो कुछ अगर आपको प्रॉब्लम हो तो स्कूल में पूछ लीजिए, जैसे मैंने बताया आपको कि इसके बाद हमारी आफ्टर स्कूल आवर्स हमारी 40 मिनट्स की क्लास चलती है वहाँ पे। ठीक है, स्कूल खत्म होने के बाद सारे बच्चे जानते हैं जो भी कर रहे हैं, तो अगर आप लोग वहां पे करेंगे तो और भी अच्छी तरह समझ में आएगी। और यहाँ पे जो मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ आपको एक्स्ट्रा क्लासेस में, पिछले क्लासेस में जो पढ़ाया था उसके आगे मैं गया हूँ, उसके बाद मैं CSV फाइल का मैटर आपको भेज चुका हूँ, CSV फाइल भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज यहीं पे क्लास ओवर करते हैं। सर अगर CSV फाइल पे प्रोजेक्ट बनाना तो ओवरऑल से प्रिंट आउट वगैरह निकलवा के बना सकते हैं ना, क्योंकि वो तो इसी टर्म में था। बिल्कुल बिल्कुल, सब CSV से भी बना सकते हैं, बाइनरी से भी बना सकते हैं, सबसे बना सकते हैं, क्योंकि टर्म 1 और टर्म 2 में डिफरेंस इतना ही है कि टर्म 1 में केवल सिनॉप्सिस मांगा है, और टर्म 2 में पूरा प्रोजेक्ट मांगेगा कोड के साथ रन करता हुआ। ठीक। ओके ओके, बाय बाय बच्चों। बाय सर। बाय बाय।